हेलो टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवों में लैंगिक जनन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी जीवों में अलैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन कैसे कैसे होता है जीवों में, वो पूरी घटना को आज हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक, तो लैंगिक जनन होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं हम। देखिए, लैंगिक जनन जंतुओं में लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक समान जीव के विपरीत लिंग नर तथा मादा के युग्मक मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ आज जंतुओं में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। पादपों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी प्लांट में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, लैंगिक जनन मीन्स जब क्या होता है कि दो विपरीत लिंग यानी एक नर और एक मादा आपस में क्या करते हैं, युग्मक मिलकर क्या करते हैं। जब ये दोनों नर तथा मादा के युग्मक मिलकर क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन, या इस प्रकार के जनन को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अब सीरीज हम एक शॉर्ट ट्रिक में इसे समझते हैं कि इसमें क्या क्या घटनाएं होती है। तो सबसे पहले तो जनन होगा, यानी लैंगिक जनन होगा। जब लैंगिक जनन होगा तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं होंगी, तो क्या होगा, युग्मक बनेंगे। पहले सबसे पहले क्या होगी, युग्मकों का निर्माण होगा। और युग्मकों के निर्माण को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं। समझ गए ना, युग्मक जनन मीन्स युग्मकों का निर्माण होना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, युग्मक में दोनों युग्मकों के बीच क्या होगा, फ्यूजन होगा, संलयन होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे निषेचन का मतलब भी समझ गए। निषेचन यानी जब क्या होगा, दो युग्मक नर तथा मादा के दोनों युग्मक आपस में क्या होते हैं, संलयन होता है, दोनों के बीच फ्यूजन जब होता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देन क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। फिर जब युग्मकों का संलयन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, तो क्या बनेगा फिर, युग्मनज यानी जाइगोट जिसे हम कहते हैं। तो जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट विकसित होकर क्या बनाएगा, एक भ्रूण बनाएगा। और ये भ्रूण माता के गर्भ में यानी यूट्रस में, जिसे हम कहते हैं यूट्रस, यूट्रस यानी गर्भाशय या बच्चेदानी जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होगा, भ्रूण विकसित होगा। और विकसित होके कुछ समय बाद क्या बन जाएगा, नया जीव का निर्माण करेगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है इस प्रकार के लैंगिक जनन में। अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज यहाँ पे देखिए कि सभी जीव अपनी जीवन वृद्धि की एक निश्चित अवस्था में पहुंचने पर ही जनन करते हैं। इसे किशोर अवस्था की प्रावस्था कहते हैं। अब किशोर अवस्था किसे कहते हैं हम, यानी एडोलसेंस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो एडोलसेंस क्या है, किशोर अवस्था क्या है, तो किशोर अवस्था क्या है कि जितने भी जीव होते हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और वृद्धि करके एक ऐसी अवस्था उनके जीवन में आती है कि जब वो क्या कर सकते हैं, जनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए मेच्योरिटी इनके अंदर आ जाती है। तो उससे हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, किशोर अवस्था में कुछ परिवर्तन भी शरीर में होते हैं ना। तुमने देखा होगा कि नॉर्मली तुम देखते होंगे कि एक बच्चे में और एक किशोर में क्या फर्क होता है। ठीक है, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आ जाना, ऐसे लड़कियों के केस में भी कई सारे बदलाव उनके शरीर में देखने को मिलते हैं। तो वही एक क्या होती है, हमारी किशोर अवस्था कहलाती है, या अडोलसेंस कहते हैं हम उसे। तो सबसे पहले देखो, अगर फीमेल की बात करें तो उनमें ऋतुस्राव और रजोधर्म जो है ये प्रमुख कारण माना जाता है कि इसका मतलब उनमें किशोर अवस्था प्रारंभ हो गई है। इसे हम टीन एज भी कहते हैं, प्यूबर्टी एज भी कहते हैं, और हम इन दोनों को मिलकर हम सम्मिलित रूप से एडोलसेंस भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक परिवर्तन जो होता है वो ऋतुस्राव या रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसे हम कहते हैं। दोनों को एक ही चीज है, तीनों, ऋतुस्राव कहो चाहे रजोधर्म कहो चाहे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहो। ये चीज क्या है, इसे समझिए पहले थोड़ा सा। ठीक है, देखो, जब जनन प्रवस्था के दौरान मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन तथा ऐसे चक्रीय परिवर्तन के कोई हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। अब देखिए, इस परिभाषा को आप पढ़ लेना और इसे समझ लेना किस प्रकार से मैं कह रहा हूँ। इसे समझाना मतलब, इसे अगर कभी लिखना हो पेपरों में तो इस प्रकार से लिख सकते हो, लेकिन मैं समझा देता हूँ क्या है ये। देखो, उससे पहले थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। पहले ये क्या लिखा मैं नीचे, जनन प्रवस्था में जब मादा के अंड जब निषेचित नहीं होते हैं तो वह गर्भाशय की दीवार पर एक मोटी भित्ति बना लेते हैं, जो 28 से 30 दिन के बाद रक्त की अवस्था में गर्भाशय से योनि के द्वारा बाहर आ जाता है। अब यहां पे इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सही से हम समझ सकते हैं कि रजोधर्म क्या है, ऋतुस्राव क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, ये ज्यादातर जो है ये फीमेल के मामले में बात करो कि फीमेल में एक जनन प्रवस्था को कैसे समझेंगे कि ये फीमेल की क्या है भाई, कि ये इसकी जनन प्रवस्था शुरू हो गई, यानी ये
ये रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योरिटी इसके अंदर आ चुकी है। देखिए नॉर्मल सी बात है कि ये जो रजोधर्म या ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, ये लगभग 13 साल के बाद जो लड़कियां होती है या जो मादा होती है उसमें शुरू हो जाता है। तो ये कैसे प्रोसेस, ये होता कैसे, देखिए इसे समझिए। पहले क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जो फीमेल जो हम क्या कह सकते हैं, फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, तो फीमेल गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, या जो मादा की जो युग्मक है उसको हम क्या नाम देते हैं, अंड नाम देते हैं, यानी एग उन्हें कहते हैं। तो जब ये एग क्या होते हैं, ये एग बनने तो शुरू शुरू बचपन से ही एग बनने शुरू हो जाते हैं फीमेल की बॉडी में, लेकिन ये परिपक्व होते हैं 13 साल के बाद। कितने साल के बाद? 13 साल के बाद ये परिपक्व होने लग जाते हैं। तो जब ये परिपक्व होते हैं तो अगर इस दौरान जब ये एग बन रहे हैं उस दौरान अगर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन होता है, अगर निषेचन होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो निषेचन यानी अगर स्पर्म एग के साथ नहीं मिलते, यानी फीमेल मेल गैमेट्स क्या है हमारा, मेल गैमेट्स क्या है, स्पर्म है। अगर स्पर्म और एग आपस में फ्यूजन नहीं होता है तो उसी को तो हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं ना। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या हो जाते हैं, फिर वो एग क्या हो जाते हैं, वो एग जो फीमेल होती है, जो मादा होती है, उसकी गर्भाशय की दीवार पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, और गर्भाशय की दीवार पे जब चिपक जाते हैं तो एक निश्चित समय बाद जब ये काफी मोटी भित्ति इसकी बन जाती है तो एक ब्लड के फॉर्म में क्या हो जाता है, योनि से यानी वेजाइना जिसे हम कहते हैं, वेजाइना से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। एक ब्लीडिंग के थ्रू, रक्तस्राव के थ्रू थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं ये अंड। ठीक है ना, ये जो अंड होते हैं या एग जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, एक रक्त के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, नॉर्मल भाषा में जो हम इसे कहते हैं तो हम इसे पीरियड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पीरियड भी कहते हैं हम इसे। समझ गए होंगे अच्छे से इस बात को। तो कैसे कैसे होता है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मैं अच्छे से तुम्हें बता चुका हूँ कि इसमें होता क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए। इसमें क्या होगा, जो अगर एग निषेचित नहीं होते हैं, फर्टिलाइज नहीं होते हैं, तो एग क्या हो जाएंगे, फीमेल के कहाँ पे, गर्भाशय की दीवार पे क्या हो जाएंगे, एक मोटी भित्ति बना लेते हैं। और एक निश्चित समय यानी 28 से 30 दिन के भीतर, मतलब एक प्रत्येक मंथ 28 से 28वां या 29वां या 30वें दिन में क्या हो जाती है, योनि से बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। चलिए इसे इस प्रकार से समझिए। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये किस किस प्रकार से चलते हैं, जब शुरू में, जब पहली बार जब किसी लड़की को क्या होते हैं, ये रजोधर्म या ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है तो उस समय को कहते हैं, या मैं सीधी सी लैंग्वेज में कहूँ, जब शुरू में किसी लड़की को पीरियड्स होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रजोदर्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रजोदर्शन यानी मैनार्की। तो मैनार्की समझ गए, रजोदर्शन समझ गए, यानी जब फर्स्ट टाइम किसी को क्या हो, रजो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होते किसी का तो उसको मैनार्की या रजोदर्शन कहते हैं। ठीक, और बाद फिर अगर बार बार हो रहा है उसके बाद के चक्र को हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। और एक निश्चित समय बाद क्या हो जाता है, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी आफ्टर 45 और 50 की एज में, फीमेल में, मादा में जब 45 से 50 साल के बाद क्या हो जाती है, ये एग बनना क्या हो जाता है, फीमेल बॉडी में बंद हो जाते हैं। तो एग बनना बंद हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बंद हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति बोलते हैं, यानी मेनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मेनोपॉज बोलते हैं। और इसी मेनोपॉज को जब जनन की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है किसी भी जीव में, तो उसे हम जीर्णता या वृद्धावस्था कहते हैं। ठीक है, मतलब जब कोई व्यक्ति, जो उसकी जनन की अवस्था होती है जो खत्म हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीर्णता या वृद्धावस्था कहते हैं। तो समझ गए, जब जनन अवस्था शुरू होती है यानी रिप्रोडक्शन के लिए जब मेच्योरिटी आती है किसी के अंदर तो उसे किशोर अवस्था की प्रवास्था कहते हैं। और जब ये मेच्योरिटी खत्म हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, जीर्णता या वृद्धावस्था कहते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए इनको, कि रजोदर्शन क्या है, ऋतुस्राव क्या है, और रजोनिवृत्ति क्या है, यानी मैनार्की क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, और मेनोपॉज क्या है। क्लियर। तो वही चीज मैं बता रहा था यहाँ पे कि जीर्णता या वृद्धावस्था किसे कहते हैं, जो यहाँ पे टॉपिक है। तो जनन की समाप्ति क्या कहलाती है आपकी, जीर्णता या वृद्धावस्था कहलाती है। अब दूसरी जो बात है वो है लैंगिक जनन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब कुछ जो लैंगिक जनन जब होता है तो उसमें कुछ क्या क्या घटनाएं आती है बीच में। तो सबसे पहले जो होता है उसे हम कहते हैं निषेचन पूर्व की घटना, फिर होता है निषेचन, फिर होता है निषेचन के पश्चात की घटना। यानी निषेचन से पहले क्या होता है, मतलब निषेचन समझ रहे हो ना, कि मेल और फीमेल गैमेट्स यानी नर और मादा की युग्मकों का संलयन से पहले, पहले की अवस्था। ठीक है, तो निषेचन पूर्व, निषेचन, और निषेचन के पश्चात क्या होता है। तो निषेचन पूर्व की अवस्था को पहले हम समझ लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले दो प्रमुख घटनाएं होती है। इसमें दो प्रमुख घटनाएं कौन कौन से हैं, एक तो होगा गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक
गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन, और दूसरा होगा युग्मक स्थानांतरण। स्थानांतरण, ठीक है, यानी गैमेटो ट्रांसफर। तो दो चीजें क्या होगी, निषेचन से पहले की घटना क्या है, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन जो है वो क्या है, पहले बता चुका हूं कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें क्या होगा, तो युग्मक जनन क्या है, युग्मकों के निर्माण यानी गैमेट्स बनते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें द्विगुणित, समझ रहे हो, द्विगुणित को बोलते हैं हम डिप्लॉइड, क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं, और उसे 2n से हम शो करते हैं। तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया में द्विगुणित मात्र कोशिका यानी मदर सेल से अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो समझ लीजिए जरा युग्मक जनन को सही से। तो इसमें क्या होगा, इसमें युग्मकों निर्माण की प्रक्रिया है ये। युग्मक जनन क्या है, युग्मकों की निर्माण की प्रक्रिया यानी गैमेट्स बनने की प्रोसेस है ये। इसमें क्या होंगे, जो मात्र कोशिका होगी यानी जो मदर सेल्स होगी वो तो क्या होगी, द्विगुणित होगी यानी 2n होती है, और उससे क्या होती है, अगुणित। तो जो हमारे युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। ध्यान रखना, हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि जो युग्मक होते हैं अगुणित होते हैं या द्विगुणित होते हैं। तो जो युग्मक होंगे हमेशा क्या होंगे, अगुणित होंगे यानी n होंगे, हैप्लॉइड। अगुणित को बोलते हैं हम हैप्लॉइड, क्या बोलते हैं इसे, हैप्लॉइड, क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं, और n से इसे शो करते हैं। और 2n को हम दुगुणित या डिप्लॉइड या 2n से शो करते हैं। तो समझ गए, बात समझ में आ गई। युग्मक जनन क्या है, युग्मकों का निर्माण है जिसमें द्विगुणित मात्र कोशिका से अगुणित मादा युग्मक या नर युग्मकों का निर्माण होता है। चलिए दूसरी बात क्या कर रही है, नर व मादा युग्मक अगर आकार में समान दिखाई देते हैं तो ऐसे युग्मक क्या कहलाते हैं, समयुग्मकी। मतलब अगर गैमेट्स क्या है, गैमेट्स की अगर दिखने में कैसे दिख रहे, दिख कैसे रहे, अगर समान दिख रहे, एक जैसे दिख रहे हैं तो उसको हम समयुग्मकी या आइसोगैमेट्स कहते हैं। समयुग्मकी या आइसोगैमेट्स किसे कहते हैं, अगर युग्मक दिखने में क्या है, समान है, आकार की में समान है, ठीक। और अगर आकार की में समान नहीं है या समान नहीं दिख रहे हैं तो उसे हम विषम युग्मकी या फिर क्या कहते हैं, एन आइसोगैमेट्स कहते हैं। समझ गए, विषम युग्मकी समयुग्मकी क्या है, तो इतनी बात भी क्लियर। नेक्स्ट आता आपका नर युग्मक को शुक्राणु तथा अथवा, देखो नर युग्मक को क्या कहते हैं हम, शुक्राणु यानी स्पर्म, स्पर्म जिसे कहते हैं, अथवा एंथ्रोजॉइड्स भी कहते हैं हमसे, ये नया नाम सुना होगा तुमने। तो एंथ्रोजॉइड्स हम किसे कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स नर युग्मक को कहते हैं हम, ठीक है, यानी स्पर्म को कहते हैं। तथा मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं, अंड या एग कहते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। जीवों में लैंगिकता कैसी होती है, तो जीवों में लैंगिकता जो है वो दो प्रकार की होती है, एक एकलिंगी होती है और एक द्विलिंगी होती है। सीधी सी बात है कि एकलिंगी द्विलिंगी हम किसे कहेंगे, जिन जीवों में नर तथा मादा जननांग एक ही जीव में पाए जाते हैं। मतलब ये कैसे जीव होते हैं, इनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के होंगे, सेम ऑर्गेनिज्म में होंगे, मतलब एक ही जीव में, उसी में नर अंग भी होगा, नर जनन अंग भी होगा, और मादा जनन अंग भी उसी जीव में होगा। तो उसको उदाहरण जैसे केंचुआ और जोंक, टैपवर्म और स्पंज, इन ये ऐसे जीव हैं जिनमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग से एक ही जीव में होते हैं। तो उनको तो क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहते हैं। और एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल किसे कहेंगे हम, तो यूनिसेक्सुअल में वो जीव आते हैं जिनमें नर तथा मादा जनन अंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब फीमेल हम अलग को कह सकते हैं और मेल हम अलग को कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग जीवों में होंगे, ठीक है। तो ऐसे इसके उदाहरण है तिलचट्टा तथा मनुष्य। अब बात आती है यहाँ पे कि युग्मक निर्माण के लिए कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन फॉर गैमेट्स। अब गैमेट्स के लिए, अगर गैमेट्स का जब निर्माण होता है उसके लिए सेल डिवीजन किस प्रकार से होगा, देखो जब कोशिका विभाजन होगा तभी युग्मकों का भी निर्माण होगा। तो सभी विषम युग्मकी यानी एन आइसोगैमेट्स जीवों में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। जो विषम युग्मकी होंगे उनमें दो प्रकार के क्या बनेंगे, युग्मक बनते हैं, नर व मादा। जो युग्मक होंगे वो सदैव कैसे होंगे, अगुणित होंगे। पहली बात समझ लो, विषम युग्मकी किसे कहते हैं, जिसमें युग्मक क्या होते हैं, आकार की तरह आकार में क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, तो उसे हम विषम युग्मकी कहते हैं। तो ऐसे जीवों में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, नर युग्मक बनेगा और मादा युग्मक बनेगा। तो जो युग्मक होगा सदैव कैसे होते हैं, अगुणित होगा। एक चीज और ध्यान रखना, जो युग्मक होगा हमेशा अगुणित ही होगा, चाहे जो जनक है, चाहे पेरेंट्स कैसे हो, चाहे मदर सेल्स कैसी भी हो, अगुणित हो या द्विगुणित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, ये ध्यान रखना। कई बार पूछा गया कि युग्मक कैसे होते हैं, तो युग्मक अगुणित होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, ये भी ध्यान रखना, बहुकोशिकीय नहीं, एक कोशिकीय होते हैं। यदि जनन अगुणित है तो क्या होगा, अगुणित यानी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को हम एन से शो करते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं। तो यदि जनक अगुणित है, तो जैसे यूरोथ्रिक्स, इसका एग्जांपल यूरोथ्रिक्स क्या है, अगुणित है, तो तब सूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं।
समझ रहे हो बात को? अगर जो क्या है, अगर जनक अगुणित है, हैप्लॉइड है, एन है, तो क्या होगा? तब क्या होगा? सूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनेंगे, सूत्री विभाजन द्वारा बनेंगे, ठीक है, अगर अगुणित है तो। और यदि जनक द्विगुणित है यानी डिप्लॉइड है यानी 2n है, कहने का मतलब जैसे एक्टोकार्पस उदाहरण, तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक बनते हैं। मतलब अगर जनक अगुणित है तो सूत्री विभाजन द्वारा बनेंगे, और अगर मियोसिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी माइटोसिस जिसे कहते हैं हम, और अगर जनक कैसे हैं? द्विगुणित है, तो फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनेंगे। समझ गए? मियोसिस डिवीजन द्वारा ये बनेंगे, युग्मक बनेंगे। क्लियर? ये भी देखने कि युग्मक कैसे बन रहे हैं, किस प्रकार से कोशिका विभाजन से बन रहे हैं। अब यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा, मोनेरा, फंजाई, ब्रायोफाइटा वर्ग के जो अनेक पादपों का जो शरीर होता है वो कैसे होता है? एन होता है, यानी अगुणित होता है। अब इससे थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए कि जो प्लांट किंगडम हमारा, तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? सॉरी, 5 जगत वर्गीकरण जब हम करते हैं तो उसमें मोनेरा भी है, मोनेरा हो गए, फंजाई हो गए, ये कैसे? ये 2 जगत हैं, तो ये तो दोनों जगत के सारे जीव हो गए। लेकिन जो प्लांट किंगडम हमारा, उसका जो ब्रायोफाइटा है, सिर्फ ब्रायोफाइटा वर्ग जो होता है, उनका शरीर क्या ऐसा होता है? अगुणित होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कौन सा पादप अगुणित है? तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको क्या करना है? जो अगुणित है, अगुणित शरीर वाला कौन है? ब्रायोफाइटा है। अगुणित का मतलब है कि इनका जो शरीर होगा ये क्या बनाएंगे? ये गैमिट्स बनाएंगे। गैमेटोफिटिक होती हैं, युग्मकोद्भिद होती हैं ये पौधे। ब्रायोफाइटा कैसे है? युग्मकोद्भिद है। मोनेरा, फंजाई और ब्रायोफाइटा क्या है? युग्मकोद्भिद है, गैमेटोफिटिक है। जो गैमेटोफिटिक होते हैं वो अगुणित होते हैं, यानी एन होते हैं। जबकि जो टेरिडोफाइटा है आपका और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनका जो शरीर होता है वो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड मतलब इनमें स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे, इसलिए इन्हें हम स्पोरोफाइटिक भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट है, युग्मक में केवल एक सेट गुणसूत्र मिलते हैं। जो युग्मक होंगे उन्हें सिर्फ एक सेट ही मिलेगा, ठीक है ना? एक सेट का मतलब समझ रहे हो? जैसे मेल फीमेल में है तो अगर मेल फीमेल, मेल गैमेट्स है तो मेल गैमेट्स में क्या होंगे? सिर्फ एक सेट ही मिलेंगे। क्लियर? अब आती है बात दूसरी, 2 प्रोसेस थी ना यहाँ पे, तो दूसरा है आपका युग्मक का स्थानांतरण। अब युग्मकों का स्थानांतरण कैसा होगा? खैर पादपों की हम बात करने, लेकिन ज्यादा बात यहाँ पे पादपों की करेंगे भी नहीं, कि पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण जो होता है वो परागण के द्वारा होता है, यानी पोलिनेशन के द्वारा होता है। जबकि जंतुओं में इससे क्या करना होता है? स्वयं करना होता है। पोलिनेशन वगैरह बाद में पढ़ेंगे हम, तो हम फिलहाल जंतुओं की बात करें तो जंतुओं की बात करेंगे। जबकि जंतुओं में स्वयं नर को सहवास यानी मैटिंग अथवा मैथुन यानी कपिलसन के द्वारा क्या करना होता है? शुक्राणु पहुंचाने होते हैं, यानी स्वयं सहवास करना पड़ता है, मेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद ही क्या होंगे? शुक्राणु को कहाँ पहुंचाए जाते हैं? फीमेल वेजाइना तक, वेजाइना के थ्रू उसके यूट्रस तक पहुंचाने होते हैं। क्लियर? तो ये भी बात क्लियर हो गई कि युग्मक का स्थानांतरण कैसे होते हैं जीवों में। अब दूसरा जो बात है, पहला था निषेचन से पहले की, अब बात आती है निषेचन की। ये तो निषेचन से पहले की घटनाएं हैं। अब निषेचन कैसे होगा देखो, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन या सिनगैमी कहते हैं। क्लियर? सिनगैमी भी एक नया नाम याद रखना। तो नर व मादा के जब मादा के युग्मक, पहले बता चुका हूं मैं कई बार कि जो मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होंगे, जब इनमें फ्यूजन होगा, ठीक है, जब इनमें क्या होगा? संलयन होगा या फ्यूजन होगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तब तक हम निषेचन नहीं कह सकते कि निषेचन हुआ है, तब तक सिर्फ जनन हुआ है। अगर ये संलयन हो गया तो फिर क्या है? निषेचन मान सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कई बार पूछा जाता है कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं या पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं उसे समझिए। देखो, अगर किसी कारणवश संलयन या निषेचन की क्रिया पूर्ण ना हो तो नर युग्मक तो मर जाता है, परंतु कभी कभी मादा युग्मक में विकास की क्रिया होती है और अनिषेचित जीव बन जाता है। इस क्रिया को अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे जनन तो हो गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है। ठीक है? और निषेचन नहीं होगा तो जो फीमेल जो मेल जो गैमेट्स होगा वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो तब क्या करती है इस केस में? तो जो मादा युग्मक होती है, वो जो मादा युग्मक होता है उसी में विकास होता है, यानी निषेचन तो नहीं हुआ लेकिन मादा जो युग्मक है उसमें विकास हुआ और उसने एक अनिषेचित, बिना निषेचन के एक जीव का निर्माण कर दिया। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखना आप। तो इसके कुछ एग्जांपल जीवों में अगर देखा जाए तो मधुमक्खियों में हो गया, टर्की पक्षी जो हो गई, छिपकली होगी, रोटीफर हो गए, तो इनमें क्या होती है? ये प्रक्रिया देखी जाती है। ठीक है ना? इनमें ज्यादातर ये बंध्य होते हैं। ठीक है? तो इनमें क्या होती है? ये अनिषेचित जीव है, अनिषेचित जीव है ये सब। क्लियर? अब हम बात करते हैं युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होते हैं। निषेचन तो हो गया,
ठीक है। तो ये जो निषेचन है या ये जो युग्मकों का संलयन है, युग्मकों संलयन को ही तो हम क्या करें, निषेचन कह रहे हैं, यानी गैमेट्स के फ्यूजन को ही तो हम युग्म संलयन या फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। तो ये कहाँ पे होता है? तो ये जो है ये दो प्रकार से होता है, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। यानी एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन जिसे हम कहते हैं। तो जो बाह्य निषेचन है, एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है, वो किसे कहते हैं हम? देखो, इसमें युग्मों का संलयन शरीर से बाहर होता है। शरीर से बाहर समझ रहे हो कि जो मेल जो जैसे मेल गैमेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, जो मेल जो गैमेट्स है अपने गैमेट्स को क्या करेंगे, मेल गैमेट्स तथा फीमेल गैमेट्स दोनों क्या करेंगे, पानी में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे जल में छोड़ देते हैं, मेन माध्यम इसका जल ही है, जल में छोड़ दिया तो ये एक बार में हजारों की संख्या में क्या करते हैं, गैमेट्स को पानी में छोड़ देते हैं। तो वहीं पे फिर जो मेल गैमेट्स होते हैं फीमेल गैमेट्स के पास तैर के जाता है, ठीक है ना। और तैर के जाने के बाद वहीं पे वो क्या कर देते हैं, उनके बीच संलयन हो जाता है। माना ये क्या है, आपका फीमेल गैमेट्स है, तो मेल गैमेट्स भी पानी में छोड़ दिया जाएगा और पानी में क्या होगा, इसके साथ फ्यूजन इसका हो जाएगा और तब ये मिलके क्या बनाएगा, तब जाके इनसे नए जीव का निर्माण होगा। लेकिन एक जीव का निर्माण कहाँ हो रहा है, शरीर से बाहर हो रहा है ना, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। मतलब जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का जो संलयन हो रहा, फर्टिलाइजेशन हो रहा, वो शरीर से बाहर हो रहा है। तो युग्मकों का संलयन कहाँ हो रहा है, शरीर से बाहर हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें आपका जलीय जीव आते हैं मुख्यतः, जैसे कुछ मछलियां होती है, जैसे बोनी फिश हो गई, और मेंढक। मेंढक तो आपका उभयचर है, एम्फीबियंस है ये। तो मेंढक क्या है, मेंढक में भी क्या होती है, इनमें लार्वा अवस्था ज्यादातर देखने को मिलती है। आपने पढ़ा भी होगा कि मेंढक के लार्वा को हम क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, टैडपोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। नेक्स्ट आता हमारा आंतरिक निषेचन। अब आंतरिक निषेचन क्या होते हैं भाई, आंतरिक निषेचन किस प्रकार समझेंगे, सीधी सी बात, आंतरिक मतलब अंदर। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी इसमें युग्मों जो संलयन होगा शरीर के भीतर होगा, शरीर के अंदर होगा, जैसे मनुष्य में होता है। इसमें क्या होंगी, फीमेल गैमेट्स, जो फीमेल गैमेट्स के साथ मिलने के लिए क्या करेगा, मेल गैमेट्स को क्या होगा, मेल गैमेट्स शरीर के अंदर जाता है, तो शरीर के अंदर जाएगा तो क्या करेगा वो, उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, संलयन होगा उनमें, ठीक। और तो तब क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण होगा। जैसे मनुष्य, बंदर, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सब इनमें क्या होता है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। समझ गए, इंटरनल मीन्स इसमें युग्मकों का, यानी इसमें जो गैमेट्स होगा, गैमेट्स का फ्यूजन कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा, यानी शरीर के अंदर होता है, ठीक। समझ गए। तो ये था युग्म संलयन कहाँ संपन्न होता है, तो यहाँ पर संपन्न होते हैं। अब लास्ट है हमारी निषेचन पश्च घटनाएं, यानी निषेचन के आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसे हम समझेंगे। तो उसके बाद बनता है आपका युग्मनज। अब संलयन हो गया भाई, गैमेट्स का संलयन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन बाद क्या होगा, अब बनेगा युग्मनज। इसको हम जाइगोट भी कहते हैं। तो सभी जीवों में, पादप या जंतु दोनों में निषेचन के पश्चात युग्मनज बनेगा, चाहे जंतु चाहे पादप, दोनों में क्या बनेगा, युग्मनज बनते हैं। तो बाह्य निषेचन वाले जीवों में तो शरीर के बाहर बनेंगे, तथा जो अंतः निषेचन वाले जीव होंगे उनमें शरीर के अंदर क्या होंगे, युग्मनज बनेंगे, यानी जाइगोट का निर्माण होता है तथा जीव द्विगुणित होते हैं। तो ये जो जीव युग्मनज जो है ये द्विगुणित है, 2 है नहीं, ध्यान रखना। गैमेट तो क्या था आपका, अगुणित था, लेकिन गैमेट क्या था, अगुणित है। तो 2 गैमेट है, यानी एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, एक 2 गैमेट मिल गए तो इसने 2n बना दिया, यानी डिप्लॉइड हो गया, हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी डिप्लॉइड यानी द्विगुणित हो जाते हैं। तो जो जीव बनता है वो कैसे बनता है, द्विगुणित बनता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो सभी जीवों तथा मानव में एक कोश के द्विगुणित युग्मनज बनता है। तो जो युग्मनज होता है वो क्या होता है, एक कोश के होता है और द्विगुणित होता है। जबकि गैमेट क्या था हमारा, गैमेट एक कोश का था और अगुणित था। समझ रहे हो, गैमेट तो क्या है, युग्मक क्या है, युग्मक एक कोश क्या है और अगुणित है। जबकि युग्मनज क्या है, जाइगोट क्या है, एक कोश के और द्विगुणित है। क्योंकि दो अलग अलग गैमेट्स मिले तो उन्होंने 2n बना दिया, यानी द्विगुणित हो गए, ठीक। तो युग्मनज यानी जाइगोट क्या होता है, द्विगुणित होता है और एक कोश क्या होता है, ये विशेष ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आता आपका भ्रूणोद्भव, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं हम, सिंपल सी बात है भाई। अब युग्मनज मिलके क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको कि एम्ब्रियो बनाएगा। तो युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया है, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया है भ्रूणोद्भव। तो भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं हम, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहेंगे, जो जाइगोट है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा, यानी युग्मनज से जो भ्रूण बनेगा, उसी वही प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी, भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। तो इसके दौरान क्या होता है, युग्मनज क्या होता है, युग्मनज कोश का विभाजन, कौन सा कोश का विभाजन होगा, समसूत्रण विभाजन, तथा कोश का विभेदीकरण, कोशिका में क्या होगा, विभेदीकरण होगा, विभेदीकरण से की क्रिया से गुजरते हैं। यानी भ्रूण बनने के लिए युग्मनज को क्या करना होता है, एक तो उसकी कोशिका में विभाजन होगा, युग्मनज की कोशिका में विभाजन होगा,
तथा उसकी कोशिका में विविधीकरण होगी। ये 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है, तो कोशिका विभाजन में क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हमें पहले ही पता है कि हमने 11th में पढ़ा होगा कि कोशिका विभाजन के में क्या हो गया? हमेशा कोशिका की वृद्धि होती है। तो कोशिका विभाजन से तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। वहीं विविधीकरण में क्या होगा? विविधीकरण में क्या होगा कि कोशिकाओं के समूह एक निश्चित क्या करेंगे? रूपांतरणों से गुजरेंगे, यानी मॉडिफाई होकर क्या करेंगे? विशेषीकृत ऊतक बनाएंगे और अंगों की क्या करते हैं? रचना करते हैं। यानी विभिन्न ऊतक और अंगों की क्या करते हैं? ये रचना करते हैं। कौन? जब कोशिका विविधीकरण से क्या होता है? ऊतकों और अंगों की रचना होती है और कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। क्लियर हो गया? तो ये सारी प्रोसेस को हम क्या, भ्रूणोद्भव के दौरान ये सब चीजें होती है जब जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि कैसे नए जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया मैंने शुरू से लेके लास्ट तक तुम्हें बता दिया कि एक जनन की प्रक्रिया कैसी होती है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया, और कैसे उसके बाद एक नए जीव का निर्माण होता है, क्या क्या घटनाएं उस बीच में होती है, कैसे कैसे सारी घटनाएं होती है, वो सारे मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और अंत में कह सकते हैं हम कि प्राणियों में जो प्राणी भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंडपर्जक और एक होते हैं सजीव प्रजनक, यानी ओविपेरस और इवोविपेरस से कहेंगे। ठीक है ना? तो अंडपर्जनक यानी साफ पता चला, अंडपर्जनक यानी इनमें क्या होगा? इनमें पहले शरीर के बाहर क्या होगा? पहले एक एग रिलीज होगा, यानी अंडा निकलता है और उस अंडे के अंदर क्या होता है? जीव होता है। जैसे मुर्गियों में होता है, ठीक है, पक्षियों में होते हैं। तो मुर्गी, पक्षी, ये सब क्या है? ये अंडपर्जक है, जिनमें पहले क्या होता है? जो पहले अंडा क्या होगा? शरीर से बाहर आएगा और बाहर, शरीर के बाहर ही उसके अंदर क्या होगा? उस जीव का विकास शरीर से बाहर होता है। जबकि जो सजीव प्रजक होते हैं, इसमें क्या होंगे? शरीर के अंदर ही क्या हो जाते हैं? एग का क्या होता है? विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, और शरीर के अंदर ही नया जीव बन जाता है। जब वो जीव पूर्णतः विकसित हो जाता है तब जाके वो शरीर से बाहर आता है। जैसे मनुष्य, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, तो इन सब में होते हैं। तो ये जो जैसे बहुत सारी क्या होती है अंड प्रजक, उदाहरण मैंने क्या बताया, जैसे मुर्गियां हो गई, पक्षियां हो गई, बहुत सारे सांप हो गए जैसे तुम्हारे, ठीक है, और छिपकलियां हो गई बहुत सारी। तो उनमें क्या होता है? ये सब चीजें होती हैं। जबकि सजीव प्रजक में ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ पूर्ण विकसित बच्चे का ही क्या होता है? जन्म होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से भी चीज़ समझ में आई होगी। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।